Today's our topic is बायोटिक इंटरेक्शन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये पार्ट 2.4 है। जिन लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे वो जाए चैनल पर पिछले पार्ट देखे। सो व्हाट इज बायोटिक इंटरेक्शन? आज का हमारा एजेंडा रहेगा बायोटिक इंटरेक्शन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो दीज आर द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो दो स्पीसीज के बीच में होंगे, और इसके जो डिटेल्स है, इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, जैसे म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। सो हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू वन अदर ऑन इन वन वे और द अदर। जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, वो इंटरलिंक होंगे एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से। The interaction between the organism is fundamental for its survival and functioning of organism as whole. So जो interaction है ये organism के बीच का, ये उसके survival के लिए और functioning के लिए ये बहुत ज़रूरी है। Interspecific interaction arise from the interaction of population of two different species. So नाम में है interspecific means between two species. Okay. So arise from interaction of population of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral. सो बेनिफिशियल दोनों को हो सकता है या फिर एक को भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल दोनों को भी हो सकता है या एक को भी हो सकता है, न्यूट्रल दोनों के लिए भी हो सकता है या फिर कोई एक स्पीसीज के लिए हो सकता है। सो नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन, और न्यूट्रल को क्या कहेंगे हम कि दोनों स्पीसीज को किसी को हार्म भी नहीं है, किसी को बेनिफिट भी नहीं है। ओके, असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन एंड नेगेटिव साइन फॉर द डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन। सो सिंपल है, पॉजिटिव जो साइन है हमने बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए लिया है, और नेगेटिव साइन जो है वो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के लिए लिया है, और जीरो जो है वो न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए लिया है। लेट अस लुक एट दी ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो हम ऑल आउटकम को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो है, दोनों को भी फायदा हो रहा है। ओके, सो हम लेंगे म्यूचुअलिज्म। देन बोथ आर अफेक्टेड निगेटिवली, सो इट मीन्स कंपटीशन। कंपटीशन में हम देखते हैं कि सेम रिसोर्स के लिए दो पॉपुलेशन फाइट कर रहे हैं, वो दोनों के लिए कम्पीट कर रहे हैं, इसीलिए दोनों को नुकसान होगा। फिर देखेंगे प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक को फायदा है, एक को नुकसान है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी सेम है, एक को फायदा है, एक को नुकसान है। और कमेंसलिज्म में भी एक को फायदा है, एक न्यूट्रल है। अमेंसलिज्म में एक को निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एक न्यूट्रल है। सो ये हो गए शॉर्टकट फॉर्म जो आपको पिक्चर्स के फॉर्म में याद रखना है, और बाकी की हम इसकी डिटेल्स देखेंगे अब। म्यूचुअलिज्म, सो शंकराचार्य में इसको बहुत शॉर्ट में कवर किया है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत से इसके कंसेप्ट दिए हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय काम आएंगे, या फिर कुछ और एडिशनल कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिए हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए काम में आएंगे। म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिट, दोनों को भी बेनिफिट हो रहा है। एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म। पॉलिनेशन को आपको पता ही होगा। पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। सो ये हो गया पॉलिनेशन। ओके, सो पॉलिनेशन में क्या होगा, द अब यहाँ पे बहुत सारे एजेंट होते हैं। सो आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पे मेंशन कीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड देयर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो आपको क्या कमेंट में मेंशन करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये क्वेश्चन आके गया है, जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है उसमें आके गया है, फॉरेस्ट का एग्जाम है उसमें आके गया है, और जो यूजी के मेडिकल के एग्जाम होते हैं उसमें तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है। सो इन पॉलिनेटिंग म्यूचुअलिज्म द पॉलिनेटर गेट्स फूड। सो पॉलिनेटर को क्या मिलेगा, फूड। सो पॉलिनेटर को फूड नेक्टर मिलेगा, क्योंकि और प्लांट जो है उसको पोलन ट्रांसफर होंगे। सो दोनों का पर्पज सॉल्व हो गया, इसीलिए दोनों बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए हम इसको म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत देख रहे हैं। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी फॉर क्रॉस मीन्स पोलन्स आर ट्रांसफर्ड टू दी अदर फ्लावर फॉर क्रॉस, सो इसको हम क्रॉस कहेंगे। सो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक फ्लावर का जो पोलन है वो एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। सो लाइकेन रिप्रेजेंट द इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अलगी एंड साइनोबैक्टीरिया। सो हमको लाइकेन भी पता होगा, लाइकेन भी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शेयर करता है बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अलगा। सो हमको ये भी याद होना जरूरी है कि लाइकेन में भी किस तरह से इंटरेक्शन मिलता है। ओके,
सो यहाँ पर फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अल्गा। सो यहाँ पे क्या होता है लाइकेन के रिलेशनशिप में, ये जो फंगस है, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, सो ये फोटोसिंथेटिक अल्गा जो फूड प्रोड्यूस करता है, ये फंगस फोटोसिंथेटिक अल्गा से विड्रॉ करेगा। एक्सचेंज में फंगस क्या प्रोवाइड करेगा अलगा को, फंगस अपने जो हाइपी है उससे अटैच होके सबस्ट्रेटम को एक सबस्ट्रेटम को अटैच होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फंगस होम तैयार कर रहा है या हाउस तैयार कर रहा है, इंटर्न फोटोसिंथेटिक अलगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर फूड प्रोवाइड कर रहा है। So mycorrhizal association between fungi and the roots of the higher plant. Fungi help them in absorption of essential nutrient. So अब हम और एक एग्जांपल देख रहे हैं, mycorrhizal association of fungi and the root of the higher plant. So fungi and root of the higher plant में जो association होगा, fungi help them in absorption of essential nutrient. So fungi उनको help कर रहा है essential nutrients की absorption में, while plant in turn provides fungi with energy yielding carbohydrate. So plants क्या provide करेंगे उसको, energy yielding carbohydrate. Most spectacular and evolutionary fascinating examples are found in प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। अब हमने ये देखिए कि प्लांट में और एनिमल में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप तो पाया जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है जिसमें हमको प्लांट और एनिमल के बीच में भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप मिलेगी। ओके, सो प्लांट नीड टू हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग इट्स सीड्स। सो प्लांट को पॉलिनेटर क्यों चाहिए, पॉलिनेटर क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा फ्लावर को और उसके सीड को भी डिस्पर्स करेगा, सो ये उसको हेल्प कर रहा है। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विस प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। सो एनिमल को क्या फीस इंटर देना पड़ेगा। सो प्लांट ऑफर द रिवार्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर द पोलिनेटर। सो पोलिनेटर को क्या दे रहा है प्लांट, पोलन दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर द सीड डिस्पर्सर। सो इंटर्न जब सीड डिस्पर्सर है, आपको पता है जो सीड डिस्पर्स करते हैं एनिमल्स, सो उसको उनको क्या मिलता है, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलते हैं, और जो पॉलिनेटर है उनको पोलन एंड नेक्टर मिलता है। सो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। बोथ म्यूचुअली बेनिफिशियल स्पीसीज शुड बी सेफगार्डेड अगेंस्ट चीटर। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीटर्स भी होता है, कुछ चीटर्स भी होते हैं, तो उनके लिए हमको म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम डिराइव करना पड़ेगा। सो ये प्लांट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। सो एनिमल क्या करेंगे, नेक्टर को स्टील करने का कोशिश करेंगे और पॉलिनेशन में कोई मदद भी नहीं करेंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर आर टाइटली लिंक्ड टू वन अनदर। सो ये को इवोल्यूशन होता है। सो दोनों का इवोल्यूशन जो है वो बाय द बाय पैरेलल चलता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इन पॉलिनेटर आर टाइटली लिंक्ड टू वन अनदर। को-इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, को-इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट। सो इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप अब विथ पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। सो हम देखेंगे कि हर एक जो फिग स्पीसीज है उसका एक वास्प स्पीसीज से 1-to-1 रिलेशनशिप है। इट मीन्स गिवन फिग स्पीसीज विल बी पॉलिनेटेड बाय ओनली इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज। सो एक फिग स्पीसीज को उसका पार्टनर जो वास्प स्पीसीज है वही उसको पॉलिनेट करेगा। द फीमेल वास्प यूजेस फ्रूट नॉट ओनली एज ओविपोजिशन बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वी। सो फीमेल वास्प क्या कर रहा है, वो फ्रूट को ओविपोजिशन मतलब एग लेइंग के लिए ही नहीं यूज कर रहा है, लेकिन उसके जो सीड्स है उसको भी लार्वी के नरिशमेंट के लिए वो यूज कर रहा है। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग द सुटेबल एग लेइंग साइट। तो वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है फिग इन्फ्लोरेसेंस को व्हाइल सर्चिंग द सुटेबल एग लेइंग साइट। सो वास्प पॉलिनेट कर रहा है जब वो सुटेबल एग लेइंग साइट का सर्च कर रहा है। इन टर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एट फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वी। सो इंटर्न इसको क्या फायदा हो रहा है, इंटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। सो फॉर द पॉलिनेशन फिग क्या कर रहा है, वास्प को क्या ऑफर कर रहा है, डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वी। ऑर्चिड शो bewildering diversity of floral pattern many of which have evolved to attract the right pollinator insect। so ऑर्चिड में हम बहुत सारे डाइवर्सिटी देखेंगे फ्लोरल पैटर्न की, which are evolved to extract the right pollinator insect bees, bumble bees and ensure guaranteed pollination by it। so ये वेराइटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको पॉलिनेशन करना है और ये बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, बीज को, बम्बल बीज को अट्रैक्ट करना है। Not all orchids offer rewards. The Mediterranean orchid Ophrys employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee। so हम यहाँ पे देखेंगे कि
अब हमने देखा कि पॉलिनेटर चीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्लांट चीट कर रहा है। किस तरह से? अब इसका स्टोरी देखिए। ये मेडिटेरियन ऑर्चिड है, ओफायरस, ठीक है। सो ये ओफायरस नाम का ऑर्चिड क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट का मैकेनिज्म दिखाता है इसमें कि ये पॉलिनेशन करके लेता है बीज से। लेकिन ये किस तरह से करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए, वन पेटल ऑफ इट फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। सो ये क्या कर रहा है, कलर एंड मार्किंग। सो ये जो बी होता है, जो भी पॉलिनेटर स्पीसीज का बी होता है, सो इसके फीमेल से ये एकदम बिल्कुल साइज में, कलर में और मार्किंग में बिल्कुल आइडेंटिकल तरह का पेटल तैयार करता है। ओके, जो बहुत सारे पेटल है उसमें का एक जो स्मॉल पेटल होता है वो इसका जो फीमेल बी है उस स्पीसीज की, जो पॉलिनेटिंग स्पीसीज है उस स्पीसीज की फीमेल बी की तरह ही इसका साइज, कलर एंड मार्किंग वो अपना डेवलप करता है। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परस्यूज एज फीमेल। सो मेल को क्या लगता है कि वो फीमेल है, वो जो प्लांट का पेटल है वो फीमेल भी है। सो वो उसके साथ सूडो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर। ओके, सो ये जो बीज है वो पहले किसी और फ्लावर्स को विजिट करके आई होगी। सो ये जब यहाँ पे वो जो स्मॉल पेटल है उसके साथ सूडो कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे जो उसके पैर को या फिर और किसी ऑर्गन के साथ जब पोलन ग्रेन्स आए हैं, तो उन पोलन ग्रेन सूडो कॉपुलेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में उस फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर उस फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो ये क्या हुआ, सूडो कॉपुलेट। सूडो कॉपुलेट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि वो रियल में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है। सो हम इसको बोल रहे हैं सूडो कॉपुलेट। ये फॉल्स कॉपुलेशन है क्योंकि वो रियल में फीमेल भी है या नहीं है। So when the same bee with the another flower it transferred when with the another flower, when the same bee pseudocopulates with the another flower it transferred the pollen to it and thus pollinate that flower. So ये जब और किसी फ्लावर को फ्लावर के साथ सूडोकॉपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि उस फ्लावर पे और दूसरी तरह से पोलन ट्रांसफर हो रहा है। सो हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर को इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, मतलब कि सो अब आपको देखना पड़ेगा आगे कि ये किस तरह से को इवोल्यूशन ऑपरेट करेगा। मतलब अगर पेटल डिसिट करने के लिए कोई मैकेनिज्म कर रहा है, सो अगर इफ फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस, सो अगर फीमेल बी उसका जब अगर कलर पैटर्न चेंज कर रहा है इवन स्लाइटली, मतलब या फिर कलर कर रहा है, टेक्सचर कर रहा है, या कुछ भी स्लाइटली भी वो चेंज कर रहा है, कोई भी रीजन हो उसके लिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के वक्त कोई भी रीजन उसके लिए हो सकता है, शायद वो कमोफ्लेज करने की कोशिश करे, जो और बहुत से कारण हो सकते हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन। सो पॉलिनेटर विल बी pollination will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. So यहाँ पर co-evolution होगा। तो co-evolution क्यों होगा कि उस ऑर्चिड प्लांट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो फीमेल बी की तरह उसके पेटल का कलर चेंज करे। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि ऑर्चिड ने किसी कारण या फिर फीमेल बी ने किसी कारण अपना कलर चेंज कर लिया। सो फीमेल बी ने अगर कलर या फिर पूरे बीज ने अपना कलर चेंज कर लिया, सो अब जब वो बी अपने फीमेल बी के लिए देखेगा तो ऑर्चिड का कलर और फीमेल बी का कलर अब रिसेंबल नहीं हो रहा है, वो पहले रिसेंबल हो रहा था कलर चेंज होने से पहले। सो वो कॉपुलेशन कर रहा था, लेकिन अब जब उन दोनों का कलर रिसेंबल नहीं हो रहा है तो सूडो कॉपुलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा ये मेरे बी की तरह दिखता भी नहीं है। सो अब ऑर्चिड को भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा और उस फीमेल बी की तरह अपने पेटल का कलर भी उसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी अब सूडो कॉपुलेशन हो पाएगा। सो अंडरस्टैंड। सो इस तरह से ये को इवोल्यूशन होता है ताकि उसका पॉलिनेशन हो सके। सो एडवांस पॉइंट्स। सो अब ये जो हमको शंकर आईएएस में दिया है वो इतना ही दिया है। सो जो एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने यहाँ पे दिया है। सो आप उसको याद से, वो इस तरह से आप उसको याद में लीजिए। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, सो ऑब्लिगेट अरेंजमेंट। सो म्यूचुअलिज्म जो है वो एक ऑब्लिगेट अरेंजमेंट है ऑर्चिड एंड फंजाई के बीच में। ऑब्लिगेट अरेंजमेंट मतलब किस तरह का अरेंजमेंट होता है, ऑब्लिगेट अरेंजमेंट में दोनों अगर साथ है तो ही उनका अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। अगर दोनों साथ नहीं है,
दोनों सिम्बायोटिक पार्टनर साथ नहीं है तो उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उनका ग्रोथ हेवीली कॉम्प्रोमाइज होगा। इसके लिए हम उनको ऑब्लिगेट अरेंजमेंट बोलते हैं। ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी, उन दोनों का अगर वो दो साथ रह रहे हैं तभी उन दोनों में अच्छा नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। माइकोराइजल फंजाई नीड सिम्बायोटिक पार्टनर, ऑल्सो प्लांट नीड देम, अदरवाइज देयर ग्रोथ इज हेवीली ऑल्सो their growth is also heavily compromised. So mycorrhizal fungi, so mycorrhizal fungi को क्या चाहिए? symbiotic partner. Also plant need them. Mycorrhizal fungi need symbiotic partners, also plant need them, otherwise growth is heavily compromised. So हमने यहाँ पे देखा है ऑर्चिड एंड फंजाई का एग्जांपल। ऑर्चिड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो ऑर्चिड एंड फंजाई, सो इनका जो रिलेशनशिप है, सो ये जो रिलेशनशिप है ये ऑब्लिगेट अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर वहां पे फंजाई नहीं है तो जो ऑर्चिड है उनका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और इंटर्न फंजाई का भी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। अगर वो माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होगा सो वो फंजाई का भी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगा और जो बिग ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका भी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगा। प्रोटो कोऑपरेशन, अब इसी तरह का हमको शंकर आयस में सिर्फ म्यूचुअलिज्म के बारे में दिया है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस तरीके का ही एक और मैकेनिज्म ऑपरेट करता है जिसको हम प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। अब प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे भी दोनों बेनिफिट होंगे। एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, दैट इज नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। सो यहाँ पे दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट हो रहे हैं, मतलब वो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप नहीं है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप ने हमने क्या देखा, ऑब्लिगेट का डेफिनेशन कि दोनों साथ में ही पाए जाएंगे और तभी उनका ग्रोथ नॉर्मल होगा। लेकिन ये नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में दोनों इंडिपेंडेंटली अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, एनाबिला साइनोबैक्टीरियम एंड ओज़ोला फर। सो ये इनका ग्रोथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो ऑब्लिगेट का जो एक्सट्रीम जो मीनिंग होता है वो होता है कि ऑब्लिगेट मतलब उसके बिना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे हम देखेंगे कि वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, लेकिन नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में वो जो है वो एग्जिस्ट भी कर पाएंगे और थ्राइव भी कर पाएंगे अच्छे से। सो ये होता है प्रोटो कोऑपरेशन। सो दोनों बेनिफिट तो हो रहे हैं लेकिन ये नॉन ऑब्लिगेट है, मतलब कि अगर दूसरा नहीं होगा तो उसके ग्रोथ पे कोई ज़्यादा ये नहीं होगा, वो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों हैं तो वो और अच्छे से रह पाएंगे। सो म्यूचुअल इसमें वो एकदम पुअरली परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो प्रोटो कोऑपरेशन है वो सेटिस्फैक्टरी या फिर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो इन ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो पॉइंट है ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी से लिया हुआ। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये ऑर्चिड है, ये बी है, ये सूडो कॉपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसके फीमेल बी की तरह इसका एक पेटल का कलर मिल रहा है। कंपटीशन में क्या होगा, बोथ स्पीसीज आर हार्म। हमने पहले ही देखा कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को हार्म होगा। इफ टू स्पीसीज ईट द सेम फूड एंड isn't enough food and there is not enough food, both may have access to less food than they would if alone. They both species suffers a shortage of food. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों स्पीसीज को हार्म हो रहा है और कंपटीशन में किस तरह से होगा देखेंगे। ये प्रिलिमिनरी आइडिया है इस कंसेप्ट के बारे में। जब आप आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जो है उसमें बहुत से एडवांसमेंट हम जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने खोज के निकाले हैं। सो ये जो है वो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो ये हमको याद रखना है और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये कंसेप्ट इवॉल्व होता गया। हम देख रहे हैं कि दो स्पीसीज अगर वो सेम फूड को खा रहे हैं, सो अगर एंड इनफ फूड नहीं है, मतलब कि दोनों के लिए भी इनफ फूड नहीं है या फिर एक के लिए भी इनफ फूड नहीं है, बोथ दे मे हैव एक्सेस टू लेस फूड देन दे वुड इफ अलोन, बोथ द सफर्स और शॉर्टेज ऑफ फूड। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है, दो स्पीसीज है, अगर सेम फूड को खा रहे हैं और इनफ फूड नहीं है तो दोनों जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड उनको देखना पड़ सकता है। लेकिन आप देखेंगे अगर दो स्पीसीज है तो कभी कभी क्या होता है, दो स्पीसीज अलग अलग फोरेजिंग पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो टाइम या फिर अलग अलग स्पेस, प्लांट के अलग अलग टाइम पे वो फीड करेंगे, अलग अलग स्पेस पे वो फीड करेंगे। ठीक है, तो वो सेम रिसोर्स में पार्टीशनिंग कर रहे हैं। सो अगर वो सेम फूड पे, लेकिन जब दो स्पीसीज है वो सेम फूड नहीं खाते तब भी इनहिबिटरी कंपटीशन होता है। मतलब कि अगर दूसरी स्पीसीज अगर प्रेजेंट है, अगर मानिए दो स्पीसीज है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अब हमने देखा कि ये दो जो टू स्पीसीज है वो सेम फूड खा रहे हैं और वो क्लोजली रिलेटेड है,
ये कंसेप्ट समझाते हुए माना गया है। लेकिन हम देखेंगे कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी नहीं है तो भी वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो भी कंसेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है कि दो स्पीसीज है वो सेम रिसोर्स के लिए, दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज भी नहीं है, एक फ्लेमिंगो हो सकता है, एक फिश हो सकता है, वो जूप्लैंक्टन के लिए फाइट कर रहे हैं, हो गए वो अलग अलग स्पीसीज है, सो वो भी कॉम्पीट करेंगे। सो तब भी सेम फूड के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड ही होने चाहिए, और अगर लिमिटेड फूड है तो भी वो अलग अलग फॉरेजिंग पैटर्न से उसी फूड में काम चला सकते हैं, या फिर दो स्पीसीज सेम फूड पे फीड भी नहीं करते हैं लेकिन दूसरे स्पीसीज का सिर्फ प्रेजेंस भी है, दूसरी स्पीसीज सिर्फ इनहिबिटरी प्रेजेंस के नाम पे भी वहां पर रह रही है, तो भी उनको वो मतलब कि उनको वो प्रॉब्लम कर सकती है। सो ये बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या, पहले हम प्रिलिमिनरी कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम एग्जेम्पशन क्या क्या है वो देखेंगे। सो एक्सेप्शन क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि ये प्रिलिमिनरी कंसेप्ट क्या बताता है। अगर दो स्पीसीज है वो सेम फूड खा रही है और दोनों के लिए सेम फूड नहीं अवेलेबल नहीं है, अबंडेंट फूड, सो दोनों को कम फूड मिल सकता है देन दे वुड if alone. So both of them suffer the shortage of food. When Darwin spoke about struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecies competition is a potent force in organic evolution. So जब डार्विन साहब बात कर रहे थे, so डार्विन साहब क्या बोले, when Darwin spoke about the struggle for existence and survival of fittest in nature, so वो convinced थे कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। मतलब अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो वहां पे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एक मेजर फोर्स के तरह काम करके जाएगा। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. So ऐसा जनरली बिलीव किया जाता है कि कंपटीशन ऑकर्स, कंपटीशन कब होगा, जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट करेंगे सेम फूड रिसोर्सेज के लिए, और वो सेम फूड रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे, और बट ये एंटायरली ट्रू नहीं है। हम यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पे देखिए कि इट इज बिलीव्ड दैट कंपटीशन ऑकर, कंपटीशन कब होगा, जब दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटिंग है। ओके, सो तब कंपटीशन होगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटिंग है, तब कंपटीशन होगा। लेकिन ये एंटायरली ट्रू नहीं है, ऑल्दो ये पार्शियली ट्रू है लेकिन एंटायरली ट्रू नहीं है। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, हमने क्या देखा था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, हमने ऊपर में क्या देखा था कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है वो कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हम उसका जो फर्स्ट जो बिलीफ है वो डिमोलिश हो गया। देखिए आप यहाँ पर, फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी है तो वो भी कॉम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। हम एग्जाम्पल देखेंगे, शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में, ये अमेरिकन लेक्स का एग्जांपल लिया गया है, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस। क्यों अमेरिकन लेक का एग्जांपल लिया गया है, हमारे यहाँ पे अबंडेंट रिसर्च ही नहीं हो पा रही है, सो इसीलिए हमको अमेरिकन लेक का एग्जांपल पढ़ना पड़ रहा है। जोक सपाट, हमारे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च चल रहा है और वो भी हम एडवांस स्टेज पे लेके जाए, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। ओके, सो विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस, तो यहाँ पे देखेंगे आप फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं किसके लिए, जूप्लैंक्टन के लिए इन द लेक। सो अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्लेमिंगोज है और रेसिडेंट फिशेस है। फ्लेमिंगो और फिशेस टोटली अनरिलेटेड है, वो कॉमन फूड के लिए कॉम्पीट कर रहा है। कॉमन फूड क्या है, जूप्लैंक्टन है। ओके, सो सेकंडली, रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर द कॉम्पिटिशन टू ऑकर। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटिंग नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग ही हो। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट। सो सेकंडली हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू ऑकर। हमने क्या देखा था कि रिसोर्सेज लिमिटिंग है और कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हो रहा है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसोर्सेज ही जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो फीडिंग एफिशिएंसी है वन स्पीसीज का वो रिड्यूस हो सकता है इनहिबिटरी प्रेजेंस से दूसरे स्पीसीज के, इवन इफ द रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट।
अगर फूड एंड स्पेस भी एबंडेंट है, लेकिन अगर दूसरी स्पीसीज का सिर्फ प्रेजेंस भी है, तो उसके इनहिबिटरी प्रेजेंस से पहले स्पीसीज को फर्क पड़ सकता है। ओके, वो फीडिंग एफिशिएंसी फर्स्ट, लेकिन सेकंड स्पीसीज क्या हो रहा है, फीड नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ प्रेजेंस है, तो उसका प्रेजेंस भी फर्स्ट स्पीसीज के लिए इनहिबिशन की तरह काम करेगा। इवन इफ फूड एंड रिसोर्सेज अबंडेंट में है, आपके पास फूड भी है, स्पेस भी है, रिसोर्सेज मतलब क्या, फूड और स्पेस, ये दोनों आपके पास अबंडेंटली है, लेकिन फिर भी कंपटीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे स्पीसीज का सिर्फ इनहिबिटरी प्रेजेंस है, तब भी कंपटीशन होगा। सो ये डिराइव्ड जो आप देखेंगे रिसर्च से सामने आया है। अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको इस कंसेप्ट के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अपने बेसिक टेक्स्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। सो अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन क्या होगा कंपटीशन का, ऑफ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज measured in terms of R is significantly low in presence of another species। So एक स्पीसीज का फिटनेस जो हम R की टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे, वो लो होगा अनदर स्पीसीज के प्रेजेंस में। हमने क्या वर्ड लिया है, प्रेजेंस। ओके, सो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंस। अगर आप कोई थियोरेटिकल एग्जाम में डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी ने दिया है, कि प्रोसेस इन विच एक स्पीसीज का फिटनेस सिग्निफिकेंटली लो होगा इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। और ये फिटनेस हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। सो हम देखेंगे आर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। अब बी क्या हुआ, नेटेलिटी माइनस मोर्टेलिटी। सो नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। सो अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक इंक्रीज मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हमको कब से किस तरह से पता चलेगा, ये आर फैक्टर से पता चलेगा। आर फैक्टर क्या बताएगा कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है, बी माइनस डी मतलब मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जब हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली स्पेस वो जो पॉपुलेशन है उसमें कितने इंडिविजुअल बड़े हैं। क्योंकि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मतलब कितनों ने बर्थ लिया और कितने का डेथ हो गया। सो इन दोनों में इन दोनों क्वांटिटीज को हम जब माइनस करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितने जो इंडिविजुअल्स है वो पॉपुलेशन में ऐड हुए। सो वो हमको पता चलेगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज मतलब आर। सो हम इस आर से पता लगाएंगे कि फिटनेस ऑफ स्पीसीज, ओके, मतलब वो कितना बढ़ रहा है। सो जब स्पीसीज एबंडेंटली रिप्रोड्यूस होगा, सो उसका फिटनेस अच्छा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर स्पीसीज रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसका फिटनेस अच्छा है। सो हम यहाँ पे देखेंगे अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लो इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। अगर किसी स्पीसीज का फिटनेस ये सिग्निफिकेंटली लो है अनदर स्पीसीज के प्रेजेंस में, तो इसको हम कंपटीशन बोलेंगे। प्रेजेंस में ही हमने क्या लिया, प्रेजेंस। सो ये हमको याद रखना पड़ेगा। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species eventually eliminate the other species. But evidence for such a competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. So हम यहाँ पे देखेंगे कि दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रहे हैं, वो एक दूसरे स्पीसीज को, एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज एलिमिनेट करेगा इंफीरियर स्पीसीज को, बट जो इसके एविडेंस है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के नेचर में, तो ये हमेशा कंक्लूसिव नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग एंड परविजिव circumstantial evidences does exist. However, in some cases, the abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of goat. So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि strong and pervasive circumstantial evidences does exist. However, in some cases, हम देख रहे हैं कि abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced in that island. So हमने जो गैलापागोस आइलैंड है वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे एक डिकेड के अंदर ही अपिंगडन टर्टल्स जो है वो एक्सटेंड हो गए। क्यों एक्सटेंड हो गए? क्योंकि गोट्स की ब्राउजिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। सो हमने यहाँ पे देखा कि हमने पहले क्या देखा कि जो गॉस और अदर एक्सपेरिमेंटल जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या दिखाया कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इलिमिनेट करेगा इंफीरियर स्पीसीज को। सो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूजन वो ऑलवेज नेचर में कंक्लूसिव नहीं होता है। सो हम वो जो रिजल्ट देगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, वो हमेशा कंक्लूसिव नहीं होता है। सो हमने एबंडेंट टॉर्टोइज और गोट का एग्जांपल लिया। जब गोट को हमने इंट्रोड्यूस किया तो एबंडेंट टॉर्टोइज, गोट्स क्या था, उनकी ब्राउजिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो वो सुपीरियर स्पीसीज थी, इसलिए उन्होंने एबंडेंट टॉर्टोइज के लिए कुछ खाना ही नहीं बचा, वो खुद ही खा गए। तो हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज, अनदर एविडेंस फॉर occurrence of competition in nature comes from what is called as competitive release. So ये
एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में देख रहे हैं। सो कंपटीशन नेचर में हो रही है वो हमको कौन बता रहा है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। A species whose distribution is restricted to small geographical area because of presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. So competitive release का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहा है कि अगर एक स्पीसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज ने बाकी का एरिया काबिज करके रखा है। सो वो जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है वो ड्रामेटिकली एक्सपांड करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ाएगा जब कॉम्पिटिंग स्पीसीज को आप एक्सपेरिमेंटल रिमूव करेंगे। सो इसको हमको इस तरह से समझना पड़ेगा। दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। ऑब्वियस है जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है उसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है उसका जो एक्सपांड है वो रिलेटिवली स्मॉल एरिया पे है। सो हम देखेंगे कि जो जो लार्जर एरिया का जो स्पीसीज है जो हम उसको अगर निकाल लेंगे जिसका एक्सपांड लार्जर एरिया पे है, तो ये जो स्मॉल एरिया पे जो स्पीसीज है वो अपना एक्सटेंड है वो बढ़ाएगा, उसका एक्सटेंड जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। सो यही हमको ये एक्सपेरिमेंट बताता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब हमने क्या किया, उसकी कंपटीशन निकाल ली तो उसने खुद को रिलीज कर दिया, मतलब उसने खुद को काबिज कर लिया। सो ये जो कंसेप्ट है वो कॉम्पिटिटिव रिलीज का कंसेप्ट है। Cornell's Illington field experiment showed that the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle, जो ये स्टडी है ये रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का स्टडी है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस, ये जो बार्नेकल है ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, वो डोमिनेट करेगा इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉल बार्नेकल कैलेथमस फ्रॉम दैट जोन। सो पहले क्या था, दोनों भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जब हमने देखा कि जो सुपीरियर बार्नेकल है उसने खुद को एक्सपांड किया और कैलेथमस को इंटरटाइडल जोन से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये स्मॉल बार्नेकल है कैलेथमस और ये कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है, और ये जो सुपीरियर है बार्नेकल ये है बैलेनस। सो इसने इसको कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर दिया। कहाँ से? इंटरटाइडल एरिया। तो इंटरटाइडल एरिया क्या होता है, जब आप देखेंगे समुद्र में जब सबसे हाई पिक पॉइंट पर पानी होगा, सो हम देखेंगे यहाँ पर समुद्र बह रहा है, तो ये होगा उसका हाई पॉइंट। जब ज़्यादा पानी हो तब यहाँ पे पानी होगा, और जब कम पानी होगा तब यहाँ पे पानी होगा। सो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो जोन है, इसको हम इंटरटाइडल जोन बोलेंगे। ओके, समझ रहा है आपको? मतलब जब समुद्र अपने उफान पर होगा, जब मैक्सिमम वाटर है और जब मिनिमम वाटर है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा ये होगा इंटरटाइडल जोन। सो इंटरटाइडल जोन के हमने बार्नेकल का स्टडी किया। सो वहाँ पे सुपीरियर बार्नेकल कौन था? बैलेनस, और इंफीरियर बार्नेकल कौन था? कैलेथमस। सो आप इसको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको आंसर जो पेपर चेकर है उसको पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से आपने थरोली एनसीईआरटीज को रीड किया है। In general, herbivores and plants appear to more adversely affected by competition than carnivores. So यहाँ पे देखेंगे हम herbivores and plants जो है वो more adversely affect हो रहे हैं competition से than the carnivore। क्यों? क्योंकि देखिए आप herbivores के पास ज़्यादा ऐसा सेट नहीं होता है जहाँ पे वो फीड करेंगे, वो जो है वो लिमिटेड प्लांट्स पे फीड करते हैं, सो इसलिए वो मोर एडवर्सली अफेक्ट होंगे। और जो प्लांट्स है वो ऑब्वियसली है वो मूव नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए वो एक ही जगह पर रहेंगे, सो वो एस्केप नहीं कर पाएंगे जो भी कुछ एडवर्सिटीज है उससे, इसलिए वो एडवर्सली अफेक्ट होंगे। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि herbivores and the plants are more adversely affected than the competition by the competition than carnivore। कार्निवोर क्यों लेस इम्पैक्टेड है? क्योंकि वो ट्रॉपिक लेवल पे, हमने पिछले चैप्टर में देखा है ट्रॉपिक लेवल का कंसेप्ट, आपको नहीं पता तो जाइए देखिए। सो आप देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल पे जो हायर कार्निवोर क्या है वो टॉप पोजीशन एक्वायर करता है, तो वो उसके लिए जो सेट है, बेसिक सेट है फूड का, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कुछ भी खा सकता है, मतलब कुछ भी मतलब बहुत सा वेरिड सेट पे वो फीड कर सकता है। अगर बड़ा कार्निवोर है वो जो है वो हेयर पे भी फीड करता है, या फिर आप देखेंगे माइस पर भी फीड करता है, तो उसका बहुत सारा सेट होता है, सो इसलिए वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है, सो वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। सो कंपटीशन का उस पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और आपको ये गॉजेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है, कॉम्पीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, वो इंडेफिनिटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एंड इवेंचुअली कॉम्पिटिटिव इंफीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। सो आप देखेंगे कि दो जो स्पीसीज है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है वो कॉम्पीट कर रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए, वो इंडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कॉम्पिटिटिव इंफीरियर स्पीसीज को वो एलिमिनेट करेगा इवेंचुअली। समझ रहे हैं आपको? तो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो कॉम्पीट कर रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए वो इंडेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। सो इंफीरियर जो स्पीसीज है वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगा। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। ये ट्रू कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन व्हाइल दे do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that more recent studies do not support such gross generalization about competition. So जो more recent studies है ये सपोर्ट नहीं करते ग्रॉस जनरलाइजेशन कंपटीशन के बारे में। जो हमने जनरलाइजेशन किया है कंपटीशन के बारे में, ये रिसेंट स्टडीज उसको सपोर्ट नहीं करते। while they do not rule out the occurrence of interspecific competition, ये सपोर्ट नहीं करते ग्रॉस जनरलाइजेशन, लेकिन ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, इसको भी ये डिनाई नहीं कर रहे हैं। दे पॉइंट आउट दैट स्पेसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। सो अगर दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो को इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, को एग्जिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है वो इवॉल्व करेंगे रादर देन एक्सक्लूजन। भाई क्यों किसी को बाहर जाना है, कोई किसी को क्यों एक्सक्लूड करना है, हम दोनों भी साथ में रहेंगे। सो इस तरह से जो नेचर में फोर्सेस है वो एक्ट कर रहे हैं, वो को एग्जिस्टेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन एक्सक्लूजन। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। सो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक मैकेनिज्म क्या है जो रिसोर्स पार्टीशनिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे दो स्पेसीज जो है वो रिसोर्स पार्टीशनिंग की तरह फूड को एक दूसरे में बांट लेंगे। इफ टू स्पेसीज कॉम्पीट for the same resources, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging pattern. So अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो स्पेसीज कॉम्पीट कर रहे हैं सेम फूड के लिए। दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। अब दो स्पीसीज है वो कॉम्पीट कर रहे हैं सेम फूड रिसोर्सेज के लिए। दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर डिफरेंट टाइम्स को वो चूज करके और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स को चूज करके वो कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरह से वो डिफरेंट टाइम को डिफरेंट फूड रिसोर्सेज को चूज करके कॉम्पीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक आर्थर का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे। मैक आर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वेयर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग पैटर्न। सो मैक आर्थर बता रहा है कि इन्होंने कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने वार्बलर पर एक्सपेरिमेंट किया। ये बता रहे हैं कि जो वार्बलर की स्पीसीज है जो सेम ट्री पर रह रही है वेर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन द फॉरेजिंग पैटर्न। सो इनके जो वार्बलर में था वो बिहेवियरल डिफरेंस था फॉरेजिंग पैटर्न में। सो वो को एग्जिस्ट करता है। क्यों को एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग पैटर्न। उन्होंने बिहेवियरल डिफरेंस दिखाया फॉरेजिंग पैटर्न में, इसलिए उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया और कोएग्जिस्ट कर पाए। सो हम देखेंगे कि ये 5 वार्बलर कौन से हैं। केप में वार्बलर, ये कहाँ पे फीड कर रहा है? नीडल एंड द बर्ड्स ऑफ द टॉप ट्री। ये है ब्लैक बुरियन वार्बलर, ये नीडल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द अपर बार्नेकल, सॉरी अपर ब्रांचेस। ये है ब्लैक थ्रोट ग्रीन वार्बलर, ये है नीडल एंड द बर्ड्स एंड सम ओल्डर निडल पे फीड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे बे ब्रिस्टेड वार्बलर, ओल्ड निडल एंड बेयर लाइकेन कवर्ड मिडल ब्रांचेस। सो ये मिडल ब्रांचेस पे फीड कर रहा है। येलो रम्ड वार्बलर, बेयर एंड लाइकेन कवर्ड लोअर ट्रंक एंड मिडल ब्रांचेस। सो इन्होंने इस तरह से अपने फीडिंग पैटर्न में बहुत सारा डिफरेंस दिखाया है। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब